हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने कवर करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का एक कंप्लीट चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो इंडिपेंडेंस के बाद में जब अपने को इंडिपेंडेंस मिलती है तो उसके बाद में अपने नेशन को बिल्ड करने में, अपने देश को इंडिपेंडेंटली बिल्ड करने में क्या चैलेंजेस आए, उन सारे चैलेंजेस को ही इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ भी अपने जानते हैं कि मिड नाइट 14-15 अगस्त 1947 को जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है तो जवाहरलाल नेहरू पहला स्पीच देते हैं, जो फर्स्ट इंडिया के पहले यानी कि इंडिया के फर्स्ट पीएम होते हैं इंडिपेंडेंट के बाद में। हालांकि तब तक इंडिया का इलेक्शन तो नहीं होता है, इंडिया के अंदर आपको पता है सेपरेट इलेक्शन नहीं होते। पहले इलेक्शन है जो हमारे प्रॉपरली वो होते हैं 1952 के अंदर। तो फिर ये बनते कैसे, तो यहाँ पे ये इंटरिम गवर्नमेंट बनती है जो कि 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया था ना, तो उसके तहत ये इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। तो यहाँ पे फर्स्ट पीएम हमारे बन गए थे जवाहरलाल नेहरू, याद रखना। और ये जो फर्स्ट स्पीच जो देते हैं उस नाइट को 14-15 अगस्त की मिड नाइट को कहाँ देते हैं, वो स्पीच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देते हैं। और इस स्पीच का नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जिसको 20th सेंचुरी के मोस्ट फेमस स्पीच में से भी गिना जाता है। और उस टाइम पे बताया जाता है कि ये इंडिया का वो टाइम पीरियड था, वो मोमेंट था जिसे पूरी इंडिया के हर लोग, हर इंसान वेट कर रहे थे। और जब इंडिया को आज़ादी मिली तो वैसे तो हर एक इंसान के और बहुत अपनी जो जितने भी लोग थे उन सभी के बहुत सारे गोल्स थे, बहुत सारी एस्पिरेशन थी, बहुत सारे डिज़ायर थे। क्योंकि पहले उनके ऊपर राजाओं का रूल था, बाद में उनके ऊपर अंग्रेजों का रूल था, तो उनका लगभग एक्सप्लॉइटेशन हुआ था, बहुत बुरी तरीके से हुआ था कुछ लोगों का। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे गोल थे, बहुत सारी डिज़ायर थी, बहुत सारी एस्पिरेशन थी। लेकिन उन सब में से दो गोल सभी के कॉमन थे हमारे। और वो दो गोल कौन से थे कि इंडिपेंडेंट के बाद में जो हमारी गवर्नमेंट बने वो कैसी बने, रन आर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट कैसी बने, डेमोक्रेटिक बने। और जो गवर्नमेंट बने वो कैसे काम करे, गुड फॉर ऑल, यानी कि सभी के वेलफेयर के लिए काम करे। उसमें ऐसा कुछ ना हो कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर ध्यान दिया जाए, बाकियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए। स्पेशली यहाँ पे ये बात बताई गई कि अपने को ध्यान देना है पुअर के ऊपर और जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उनको हाईलाइट किया हुआ है, तो आपको इनको अपने आंसर में जरूर इंक्लूड करना। बाकी किसी भी मेरे भाई बहन को पीडीएफ चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आगे बात करें तो फ्रीडम जो आया हमारा वो कैसे आया, बस ये दिक्कत थी, बस ये बहुत बड़ी दिक्कत थी कि हमें फ्रीडम तो मिली लेकिन पार्टीशन के साथ मिली। और ये जो पार्टीशन हुआ 1947 ईयर का, ये एकदम अनप्रेसिडेंट वायलेंस था, यानी कि जिसके बारे में कभी पहले सोचा नहीं गया था कि इतना बड़ा वायलेंट होगा, इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े स्केल पे लोग मारे जाएंगे, पार्टीशन होगा, एक एरिया से दूसरे एरिया में लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट की टॉपिक आता है वो है व्हाट आर द 3 की चैलेंजेस इंडिपेंडेंट इंडिया फेस, यानी कि इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली तो उसके सामने क्या 3 की चैलेंज थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे फर्स्ट की चैलेंज था, द फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंज वाज टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड, यानी कि सबसे पहला चैलेंज क्या था कि अपने देश को शेप कैसे करें और किस तरह से यूनाइट करें। यानी कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये था क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो डाइवर्सिटी से बिलोंग करती है, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट जो कास्ट है वो यहाँ पे बिलोंग करती है। तो इतनी सारी जो डाइवर्सिटीज़ है उनको एक कैसे रखा जाए, सबसे बड़ा चैलेंज ये था। इवन बहुत सारे लोग तो ये मान रहे थे कि इतनी बड़ी, बहुत सारे फॉरेनर इवन जो मान रहे थे, फिलोसफर थे, वो मान रहे थे कि इंडिया इतनी बड़ी डाइवर्सिटी वाली है, यहाँ पे डेमोक्रेसी तो नहीं सर्वाइव कर पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे डेमोक्रेसी सर्वाइव कर पाएगी। इवन जब हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ था तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने, बहुत सारे लोगों ने हमारा मजाक भी उड़ाया था, जिसको अपने बाद में एक चैप्टर में कवर करने वाले हैं ना। अभी अपनी बात करते हैं तो सेकंड चैलेंज क्या था। सेकंड चैलेंज था हमारे सामने कि डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना। कि सबसे बड़ी बात तो उस टाइम पीरियड तक किसी भी इतनी वीक कंट्री, पुअर कंट्री में, और जहां पे लिटरेसी रेशियो लगभग जो वोटिंग करने वाले लोग हैं, तो फर्स्ट इलेक्शन जब हुआ था लगभग उसमें 15% ही पॉपुलेशन हमारी लिटरेट थी। तो इतनी कम लिटरेसी रेशियो वाली संख्या के अंदर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना अपने आप में एक चैलेंज था। और ऊपर से पॉवर्टी बहुत वास्ट पैमाने पर थी क्योंकि हमें एक्सप्लॉइट किया जा चुका था ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत बड़े स्केल पे। और दूसरी बात, हमारे सामने दो ऑप्शन थे कि अपने को डेमोक्रेसी अडॉप्ट करनी है तो या तो पार्लियामेंट्री फॉर्म अडॉप्ट कर सकते हैं या प्रेसिडेंशियली। तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करा, यानी कि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन रहेगा, एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क यहाँ पे तैयार किया जाएगा। और सिर्फ इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना ही नहीं, इसे प्रैक्टिकल में लागू करना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, जिसे बाद में हमने किया भी। तो हमारे लीडर के लिए, इसके लिए तो अपने प्रेज कर सकते हैं कि लीडर्स ने बहुत अच्छे से डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करा और लागू करा।
थर्ड और जो चैलेंज था वो था कि हमारा जो वेलबिंग हो वो कंप्लीट सोसाइटी का हो, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी या पर्टिकुलर सेक्शन का वेलबिंग ना हो। और ख़ास तौर से इसमें ये ध्यान दिया गया कि जो वेलबिंग हो उसमें कम से कम उन लोगों का तो जरूर उनको इंक्लूड करना ही करना है जो डाउन ट्रोडन हो, जो बैकवर्ड क्लास हो, जो ऐसी क्लास हो जिनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं भी नहीं हुआ है। और हमें प्रयास ये करना है कि हमारे कंट्री से पॉवर्टी को दूर करना। तो ये 3 की चैलेंज थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। यानी कि 14-15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो एक कंट्री नहीं 2 कंट्री बने। 2 कंट्री क्यों बने? क्योंकि हमारे देश का पार्टीशन हो गया, ब्रिटिश इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। और ये 2 पार्ट में डिवाइड क्यों हुआ? क्योंकि 2 नेशन थ्योरी दी गई थी जो कि मुस्लिम लीग ने दी थी। और मुस्लिम लीग का ये कहना था कि इंडिया है जो ब्रिटिश इंडिया है इसमें 2 तरह के लोग रहते हैं, एक हिंदूज और एक मुस्लिम। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अलग से सेपरेट कंट्री बननी चाहिए मुस्लिम के लिए। हालांकि कांग्रेस ने इस थ्योरी को 2 नेशन थ्योरी को अपोज करा, लेकिन उस टाइम पे आपको पता है मुस्लिम लीग की डिमांड अच्छी खासी चल रही थी उस टाइम पे। और साथ ही साथ में ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वो कांग्रेस की इस डिमांड पे हावी हो गई। यानी कि कांग्रेस की बात यहाँ पे टाल दी गई और 2 देश यहाँ पे बने। तो यहाँ पे जब 2 देश बनते हैं तो उनमें भी क्या चैलेंज आता है? क्या इतना आसान है कि उन्होंने कह दिया कि मुस्लिम के लिए एक अलग से कंट्री बनाओ, हिंदूज के लिए एक अलग से कंट्री बनाओ तो अलग 2 कंट्री बन जाएगी? ना, इसमें भी चैलेंज था यहाँ पे। और वो चैलेंज क्या था? तो वो टॉपिक आता है कि प्रोसेस ऑफ पार्टीशन और प्रॉब्लम फेस्ड इन प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। यानी कि जब पार्टीशन फिर किया गया तो उसमें क्या चैलेंज आए? उसमें चैलेंज, सबसे पहला चैलेंज तो क्या आया कि भाई ये डिसाइड कर पाना बड़ा मुश्किल था कि किस पर्टिकुलर पार्ट को अपने इंडिया में इंक्लूड करें और किस पर्टिकुलर पार्ट को अपने पाकिस्तान बनाए। तो ये अपने आप में बड़ा पेनफुल प्रोसेस था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जहां पे रह रही होगी उस एरिया को बनाया जाएगा इंडिया, और जिसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम की रह रही होगी उसको बनाया जाएगा पाकिस्तान। तो वहां पे माइनॉरिटीज भी तो रह रहे होंगे ना, तो उनके साथ क्या किया जाएगा? तो ये सोचना ही अपने आप में, अगर आप दिल से सोचो तो गूजबम्प्स पैदा कर देगी। सोच के देखो कि आपको किसी एक एरिया में रह रहे हो, आपके पूर्वज वहां से रह रहे हो, अचानक आपको कुछ ही टाइम दिया जाए और आपको कह दिया जाए कि आपको वहां से खड़े होकर दूसरे एरिया में जाना है। तो क्या आप अपना घर उठा के साथ में लेके जा सकते हो? नहीं लेके जा सकते। तो अपना बना बनाया घर छोड़ के जाएंगे, कितना सारा सामान छोड़ के जाएंगे, और ऊपर से ऐसा हो कि सामने से आपको मारा जा सकता है, काटा जा सकता है, बहन बेटियों को रेप किया जा सकता है, उनको लूटा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। तो सोचो आप जान बचा के भागने का प्रयास करोगे। तो ऐसी कंडीशन उस टाइम पीरियड में जब कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन इतनी फैसिलिटी थी नहीं, तो ये प्रॉब्लम कितने बड़े पैमाने पे देखने को मिली होगी, है ना। तो वो अपने जानती है। तो इसमें सबसे पहला चैलेंज जो था वो तो यही था प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में, कि कोई भी सिंगल बेल्ट सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी की नहीं थी ब्रिटिश इंडिया में। और 2 एरिया जिनको पता लगाया गया कि भी इन 2 एरियाज में मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा रह रही है, तो एक वेस्ट में था, एक ईस्ट में। अब देखो सबसे बड़ा चैलेंज ये आ गया कि एक वेस्ट में एक ईस्ट में, इन दोनों को ज्वाइन कैसे करा जाए? वेस्ट में जो आज का पाकिस्तान है, ईस्ट में जो अब बांग्लादेश बन गया, अब बीच में तो इंडिया आएगा। तो फिर यही डिसाइड करा गया कि इनको देखो ज्वाइन तो कर नहीं सकते, तो अपने 2 पाकिस्तान बनाएंगे, एक वेस्ट पाकिस्तान एक ईस्ट पाकिस्तान। तो सबसे बड़ा चैलेंज आ गया। सेकेंड चैलेंज ये था कि सारे मुस्लिम जो थे वो नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान में जाए। जैसे उनमें से एक अच्छे इंसान का नाम आता है खान अब्दुल गफर खान। उन्होंने हमेशा यही ट्राई करा, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस के जो लीडर थे, और उन्होंने मेनली इसको अपोज करा 2 नेशन थ्योरी का। और उन्होंने कहा कि एक ही कंट्री बननी चाहिए और वो कंट्री इंडिया बननी चाहिए, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम मिल के एक साथ रहें। तो एक अच्छी सोच थी इनकी, और हालांकि इनकी वॉइस को दबा दिया गया था और बाद में पाकिस्तान बनाया गया, वो आपको भी पता है। और थर्ड प्रॉब्लम ये थी कि वॉज देयर 2 ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पंजाब एंड बंगाल। अब पंजाब एंड बंगाल जो 2 एरिया अपनों ने सिलेक्ट करे, इन दोनों के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी के साथ साथ नॉन मुस्लिम्स भी काफ़ी एरियाज में मेजोरिटी में थे। यानी कि कुछ एरियाज में तो मेनली मुस्लिम थे, लेकिन कुछ एरियाज वहाँ के अभी भी थे जिनमें नॉन मुस्लिम भी थे। तो इन एरियाज को पर्टिकुलरली बाइफरकेट किया गया। बाइफरकेट का मतलब होता है कि एक ही एरिया को 2 एरिया में डिवाइड कर देना, कि जिस एरिया में मान लो मुस्लिम है उनको बोल दिया ये मुस्लिम वाला है, ये हिंदू वाला है, इस तरह से डिवाइड कर दिया गया एक ही पर्टिकुलर एरियाज को। तो वहां पे माहौल ऐसे बन गया कि मुस्लिम जिन एरियाज में रह रहे थे वहां पे नॉन मुस्लिम जाने से डर रहे थे, और जहां पे नॉन मुस्लिम रह रहे थे वहां पे मुस्लिम जाने से डर रहे थे। ऐसा वहां पे डर का माहौल बन गया। यानी कि वहां पे डिस्ट्रिक्ट और इवन लोअर लेवल पे इन एरियाज को डिवाइड कर दिया गया उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से कि वो किस रिलीजन के हैं।
और इवन डिसीजन मिडनाइट की 14-15 अगस्त को ये हो नहीं पाया कि कौन सा एरिया अभी प्रॉपर पाकिस्तान में जाएगा, कौन सा इंडिया में जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज था। और दो फोर्थ और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज था वो था कि जब ये पार्टीशन हो जाएगा तो जो दोनों साइड में अभी माइनॉरिटीज़ बच जाएगी उनके साथ क्या किया जाएगा, क्या उनको पूरा टाइम दिया जाएगा माइग्रेट करने के लिए या उनके साथ क्या होगा। तो यहाँ पे यही जो प्रॉपर जो एरिया है हमारे यहाँ पे कोलकाता का एरिया हो गया, लाहौर का एरिया हो गया, पंजाब का एरिया हो गया, ये कॉम्युनल रियोट्स में बंट के जब पार्टीशन हो रहा था। अब अपने ये नहीं कह सकते कि इनमें से किसने पहले ये कॉम्युनल रियोट्स शुरू करे होंगे, लेकिन जिसने भी करे होंगे वो इंसान तो नहीं रहा होगा। अब वो हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था या कोई और था पता नहीं, लेकिन उसने मौके का फ़ायदा उठाना सीखा शुरू करा होगा, किसी ने मारना शुरू किया होगा पहले कि भाई ये जा रहे हैं, इनको लूट लो, इनको मार लो, इनकी बहन बेटियों को फोर्सफुली अबडक्ट कर लो, ये सब किया होगा। और उसके बाद ये दंगे इतने फैले कि उसमें अपने आगे पड़ेंगे। लगभग ये एक एस्टीमेट है कि 80 लाख लोग मारे गए और लगभग 5 से 10 लाख लोग मारे गए और 80 लाख लोगों को माइग्रेट करना पड़ा। तो 5 से 10 लाख लोग भी एक रफली एक संख्या है कि इतने लोग मारे गए। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अमाउंट है कि 5 से 10 लाख लोग मारे गए, लगभग अप्रोक्सीमेट 80 लाख लोगों को माइग्रेट करना पड़ा। ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, उस टाइम में कोई एग्जैक्टली काउंट नहीं कर रहा था ना, तो ये एक अपना आइडिया है ना। तो ये सबसे बड़े हमारे प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में चैलेंज थे। इसी में साइड्स ऑफ द बॉर्डर में अपने क्या देख रहे हैं आगे कि जो लेक्स ऑफ हिंदूज और सिख्स हैं वो अब उन एरियाज में चले गए जो पाकिस्तान में। और सेम ऐसे ही कहानी ऐसा हुआ कि जो पंजाब और बंगाल के एरियाज में इंडियन साइड में मुस्लिम रह गए। अब उन्होंने अपने आप को ट्रैप फील किया कि अब यहाँ से अपने को निकल के कैसे बाहर जाना है। तो वो एक तरह से अपनी कंट्री में जहाँ पे इतने टाइम से रह रहे थे, अब वो अपनी कंट्री में वहाँ पे एलियंस की तरह ट्रीट होने लग गए, यानी कि बाहर के आउटसाइडर फील होने लग गया। सेम ऐसे ही उन एरियाज में जो पंजाब के एरिया पाकिस्तान में, वहाँ पे जो अपने हिंदू और सिख जो फंसे हुए थे उनको ऐसा लगने लग गया कि अब हमारे साथ क्या होगा। और सेम ऐसे ही मुस्लिम जो बाकी के एरियाज में रह गए थे उन्होंने अपने आप को ट्रैप्ड फील किया, उनको बहुत कम टाइम मिला यहाँ से निकलने का। तो बड़ा मतलब ये आप सोच के देखो, जो भी आपके दादा परदादा वगैरह अगर कोई है तो उनसे बात करके देखो, वो आपको बहुत अच्छे प्रॉपर इस माहौल को आपको बता पाएंगे। तो चलो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस पार्टीशन जब हुआ तो इसके कॉन्सिक्वेंसी क्या निकले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्सिक्वेंसी बोले, आउटकम बोले, रिजल्ट बोले, बात एक ही है। इस पार्टीशन के रिजल्ट क्या निकले होंगे? सबसे बड़ी बात तो ये 1947 का जो ईयर था, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट, मोस्ट एब्रप्ट और अनप्लान और ट्रेजिक ट्रांसफर था पॉपुलेशन का, जो आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में इस तरह का ट्रांसफर देखने को मिला, जिनमें लास्ट स्केल पे किलिंग्स और एट्रोसाइड्स हुई, जिसमें रिलीजन के नाम पे एक कम्युनिटी ने दूसरे कम्युनिटी के लोगों को मारा, उन्हें मैम्ड करा। मैम्ड का मतलब होता है हाथ पैर वगैरह काट देना, अपंग कर देना। इस तरह से मेनली जो सिटीज थी लाहौर थे, अमृतसर, कोलकाता थे, ये कॉम्युनल जोन में बंट गए। कॉम्युनल जोन का मतलब होता है रिलीजन के बेस पे कोई कम्युनिटी का बंट जाना और वहां पे लड़ाई दंगे होना। अब मुस्लिम अवॉइड कर रहे थे उन एरियाज में जाने से जहां हिंदू और सिख रह रहे थे, और सेम ऐसा हिंदू और सिख उन एरियाज में जाने से अवॉइड कर रहे थे जहां पे मुस्लिम रह रहे थे। तो लोग अपने ही घरों को छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो गए और दूसरी बॉर्डर की साइड में उनको जाना था, यानी कि घरों को छोड़ छोड़ के वो जा रहे थे। और जब जा रहे थे तो दूसरी ओर कौन सा उनके लिए घर थोड़ी ना तैयार था, तो उनको रिफ्यूजी कैंप्स में स्पेंड करना पड़ा, किसी को हफ्तों, किसी को महीनों, तो किसी को सालों रिफ्यूजी कैंप में स्पेंड करना पड़ा। इवन वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने भी उनकी प्रॉपर हेल्प नहीं की उस टाइम में, और इंसान बस अपनी जान बचा के भागने का प्रयास कर रहा था। उसको जो भी वे मिल रहा था ट्रेवल करने का, एक साइड से दूसरी साइड में जाने का, वो जा रहे थे। चाहे वो पैदल जा रहे हो, चाहे वो किसी गाड़ी से जा रहे हो, चाहे वो ट्रेन से जा रहे हो, हर रास्ते से गए। और जब वो जर्नी कर रहे थे तो उनके ऊपर अटैक करा गया, दूसरी कम्युनिटी के द्वारा उनको मारा गया, उनकी बहन बेटियों को रेप करा गया, और थाउजेंड्स ऑफ वोमेन को इसमें एबडक्ट करा गया, और बाद में उनका फोर्सफुली रिलीजन चेंज करके उनसे शादी भी करी गई। बहुत सारी बहन बेटियों को अपने ही परिवार वालों ने अपने फैमिली के ओनर को प्रिजर्व करने के लिए उनको मार दिया। हालांकि ये बात सुनने में बहुत बुरी लगती है, लेकिन उनको पता था कि जब जाएंगे तो वो रेप करेंगे, पता नहीं क्या क्या कुछ किया जाएगा, तो इससे तो अच्छा है इनको जान ही ले ली जाए इनकी। तो शायद यही उनके पास सॉल्यूशन बचा होगा ना। अपने सोच के देखते हैं तो अपने को पता चलता है कि कितना बुरा हाल रहा होगा उस टाइम में। बहुत सारे चिल्ड्रन थे जो अपने माता पिता से अलग हो गए, बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों से अलग हो गए, और उस टाइम पीरियड में
जो रिफ्यूज़ी कैंप्स में गए थे उनके लिए कोई घर नहीं था, लाखों लोगों को रिफ्यूज़ी कैंप्स में अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। सोचो उनके लिए ये फ्रीडम कितनी बुरी रही होगी जिनके साथ ऐसा हुआ होगा। उनके लिए तो ये फ्रीडम मतलब ना ही होना बेटर था। सोच के देखो, जिनकी बहन बेटी उन्हीं की आंखों के सामने मारी जा रही है, रेप किया जा रहा है, उन्हीं के बड़े बुजुर्गों को मारा जा रहा है और उन्हीं को बाद में सालों तक रिफ्यूज़ी कैंप में बिताना पड़ रहा है जहाँ कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, भर पेट शायद खाना भी नसीब पूरा ढंग से नहीं हो पा रहा होगा। तो उनके लिए ये फ्रीडम क्या सच में फ्रीडम थी? तो अपनी अगर सोचते हैं तो सच में ये फ्रीडम बहुत खतरनाक वाला जो रिजल्ट लेके पार्टीशन वो था हमारा। जो राइटर्स थे, पोइट्स थे, फिल्म मेकर्स थे, उन्होंने इस जो पेन है, इस किलिंग है, इस सफरिंग है, इसको अपनी नोवेल से, स्टोरी से, पोइम से और फिल्म से एक्सप्रेस करा और इसे डिवीजन ऑफ हर्ट कहा गया। इस इतने बड़े पार्टीशन को ऑब्वियस सी बात है डिवीजन ऑफ हर्ट ही है। और हर चीज़ इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में बंट गई जो इंडिया की गवर्नमेंट से बिलोंग करती थी, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट की असेट की बात करो, चाहे वो लाइबिलिटीज़ की बात करो, टेबल, चेयर, टाइपराइटर, पेपर क्लिप और गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट थे, बुक इंस्ट्रूमेंट वगैरह थे, पुलिस बैंड थे, ये सब कुछ बंट के गवर्नमेंट के एम्प्लॉय दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिवाइड हो गए। और इस पार्टीशन में ये अपनों ने पढ़ लिया कि लगभग 80 लाख लोग माइग्रेट करें और लगभग 5 से 10 लाख लोग इस पार्टीशन में मारे गए। तो ये बड़ा ही मतलब ऐसा अपने कह सकते हैं कि जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा होगा, ऐसा पार्टीशन हमारा हुआ। और इवन जब पार्टीशन हो गया, नया इंडिया बचा, उसके अंदर भी अभी भी 1951 के अकॉर्डिंग 10 to 12% और इवन 12% के पास अप्रोक्सीमेट बताया जाता है कि पॉपुलेशन अभी भी मुस्लिम पॉपुलेशन थी। तो खैर इन सब के लिए बाद में आपको पता है उधर मोहम्मद अली जिन्ना और इधर जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि अब हमारी कंट्री सेकुलर कंट्री होगी, अब हम सभी के साथ इक्वालिटी के साथ ट्रीट करेंगे। और महात्मा गांधी जी ने भी इन दंगों को कूल डाउन करने के लिए, शांत करने के लिए प्रयास करा। उन्होंने फास्ट रखा। वो उस जगह पे इवन जब सेलिब्रेशन चल रहा था फ्रीडम जो इंडिपेंडेंस का, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करा। जहाँ पे वायलेशन चल रहा था, चाहे वो अमृतसर का एरिया हो, चाहे वो कोलकाता का हो, वहाँ पे उन्होंने विजिट करा। आगे बात करते हैं महात्मा गांधी के सेक्रीफाइस को, जो इसमें लिखा ही है, जो मैंने आपको बताई दिया लगभग कि उन्होंने कोलकाता के अंदर विजिट करा। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों में यूनिटी लाने का प्रयास करा। उन्होंने ये प्रयास करा कि अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन अभी अपने को नॉन वायलेंट रहना है, दोनों को मिलके साथ काम करना है। और आपको पता ही है लास्ट में उनको 3 गोलियां मार के उनको मार दिया गया था। ये बात आपको सभी को पता ही होगा, ठीक है, जो जनवरी 1948 में उनको मार दिया गया था। ये बात आप सब जानते हो। तो ये कहाँ कहाँ गए ये मैंने आपको बता दिया कि दिल्ली के अंदर वो गए, कोलकाता में गए, जहाँ जहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम रियोट चल रहे थे वहाँ पे उन्होंने जाके इन सब रियोट्स को सुलझाने का प्रयास करा और इक्वालिटी लाने का प्रयास करा और यही समझाने का प्रयास करा कि भाई हम सब सिटीजन एक ही है। लेकिन 30 जनवरी को कहा जाता है कि 30 जनवरी 1948 को एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर नथुराम गोडसे ने इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे है, बात करते हैं नेक्स्ट और नया चैलेंज जो हम है हमारे लिए नया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब भाई जब हमारे यहाँ से ब्रिटिशर्स का रूल खत्म हुआ, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया थे उसके अंदर ऐसा था कि 1/4 पार्ट पे डायरेक्टली किसका रूल था, 1/4 पार्ट पे पहले रूल था राजाओं का और उनके ऊपर रूल होता था ब्रिटिशर्स का। बाकी जो 3/4 पार्ट बच गया उनके ऊपर डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का रूल होता था। तो अब जो 1/4 पार्ट पे जहाँ पे राजाओं का रूल था यानी कि प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके साथ क्या हो, तो उनको अंग्रेज लोग तो आपको पता है ये कह के गए कि तुम चाहो तो अलग से एक कंट्री बनाओ, क्योंकि वो तो कभी चाहते ही नहीं थे कि इंडिया का भला हो। तो वो उनको आग लगा के गए कि चाहो तो तुम एक अलग से कंट्री बनाओ और अगर तुम्हें लगता है तुम्हें पाकिस्तान को ज्वाइन करना है तो तुम पाकिस्तान में ज्वाइन करो और अगर तुम्हें ठीक लगे तो इंडिया को ज्वाइन करो। इस तरह की कंडीशन कुछ कह के गए उनको। तो अब भाई क्या होना था उनके साथ, तो अब वहाँ पे ओबियस सी बात है कि जैसे ही ब्रिटिशर्स का रूल खत्म हुआ अपने पूरे इंडिया से, तो उनके ऊपर भी जो पैरामाउंटेंसी है यानी कि उनके ऊपर भी जो कंट्रोल है ब्रिटिश क्राउन का वो खत्म हो गया। वो प्रिंसली जो है रूलर है वो भी क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। अब इंडिपेंडेंट हो गए तो उनको ये बात बोल के भी गए थे कि 1/3 एरिया जो उन्होंने कवर कर रखा था कि अब उनमें से कोई भी राजा किसी को भी ज्वाइन कर सकता है, ये सेपरेट कंट्री भी बना सकता है। यानी कि उस टाइम में प्रिंसली स्टेट्स के बारे में थोड़ा सा और बात करें तो ये कह सकते हैं कि हर 4 भारतीय में से 1 भारतीय प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करता होगा। और उस टाइम में 565 टोटल प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया के अंदर। अब उनको जब ये बात कह के जाएंगे कि तुम्हें जो करना है वो मन का करो, अगर तुम्हें ज्वाइन करना है इंडिया तो इंडिया को ज्वाइन करो, तुम्हें पाकिस्तान को ज्वाइन करना तो पाकिस्तान को करो, या इंडिपेंडेंट रहना तो इंडिपेंडेंट रहो। तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे राजाओं में से कुछ राजा तो जरूर ऐसा प्रयास करेंगे कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो सबसे पहले ऐसी अनाउंसमेंट करते हैं त्रावणकोर, जो आज का केरला का पार्ट है, वो अनाउंसमेंट करते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है। हालांकि बाद में वो इंडिया में मिल गया था। उसके बाद नेक्स्ट डे ही जो निज़ाम है हैदराबाद के,
वो इंडिपेंडेंट करते हैं। और उस टाइम के ऐसे मान लो हमारा सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था, सबसे दुनिया का रिचेस्ट बंदों में से एक बंदा था निज़ाम, और उसने अनाउंसमेंट कर दी कि हमें भी अलग रहना है। और सेम ऐसे ही नवाब था जो भोपाल का, उन्होंने भी ऐसा ही कर दिया। तो ऐसी कुछ कंडीशन देखने को मिली। इसके कारण ऐसा तो हो गया कि बस अब प्रॉब्लम तो होगी भाई, इनको मिलाना सबसे बड़ा चैलेंज था। तो भाई यहाँ पे हमारे एक इंसान का नाम आता है जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका कई बंदों ने और नहीं सहयोग किया, जिनमें से एक वीपी मेनन है। तो इन सब बंदों की मैं मानता हूँ कि इन सब लीडर्स की कड़ी मेहनत थी, कड़ा हार्ड वर्क था। सच में ये बंदे बहुत डेडिकेट होकर काम किया होगा, सच में नॉलेजेबल थे, सच में ये जानते थे कि किस तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने हैं, किस तरह से काम करना, और इनको अपने अंदर मिलाया, अपनी कंट्री में मिलाया। तो अब जानते हैं एक नया टॉपिक सबसे पहले कि व्हाट वाज द गवर्नमेंट्स अप्रोच टुवर्ड द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। अब इन प्रिंसली स्टेट्स के रिगार्डिंग तीन तरह का एक तरह से कंसीडरेशन निकलता है जो गवर्नमेंट की अप्रोच थी। एक तो ये कि जो क्लियरली इंडिया के अंदर मिलना चाहते हैं प्रिंसली स्टेट्स, उनको इंडिया में मिलाया जाए। क्लियरली जो चाहते हैं इंडिया का पार्ट बनना, उनको मिलाया जाए। और हमें क्या करना है, गवर्नमेंट को थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है, यानी कि ऐसे जो स्टेट जो चाहते हैं कि उन्हें इंडिपेंडेंस मिले, ऐसे जो स्टेट चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस का मतलब उन्हें ऑटोनोमस मिले, सिर्फ अपने एरिया में वो खुद का रूल खुद कर सके, और वो इंडिया में मिलने के लिए तैयार है। तो गवर्नमेंट ने कहा हमें फ्लेक्सिबल होना है, जो स्टेट ऑटोनोमस मांगते हैं उन्हें हमें ऑटोनोमस देना होगा। ऑटोनोमस का मतलब कि अपने पर्टिकुलर एरिया में वो अपना रूल रेगुलेशन खुद बना सके। और तीसरा, किसी भी हाल में किसी भी कुछ भी हमें करना पड़े, हमारा मेन प्रयास ये होगा कि हमारे इंडिया को हमें कंसोलिडेट करके रखना है, इसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हमें बचाना है, इसे टूटने नहीं देना। ये तीन तरह के प्रयास करेंगे। तो अब इसमें कुछ एक प्रिंसली स्टेट की हमें कहानी दी गई, तो अपने पढ़ते हैं हैदराबाद और मणिपुर की कहानी जो हमारी बुक में दी हुई है। हैदराबाद की पढ़ते हैं। हैदराबाद उस टाइम का प्रिंसली स्टेट सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था, लगभग बहुत सारे इंडियन टेरिटरी को कवर कर रहा था और उनसे घिरा हुआ भी था। और आज के अगर बात करें तो ये जो हैदराबाद था उस टाइम का हैदराबाद, वो आज के जो मतलब महाराष्ट्र का जो पार्ट है उस टाइम का, कर्नाटका जो पार्ट है, आंध्र प्रदेश का जो पार्ट है, उनको कवर कर रहा था। इवन आज तो हैदराबाद आपको पता है तेलंगाना में आता है, तो तेलंगाना की ओबीएस सी बात है, उसका पार्ट भी कवर कर रहा होगा। और इसका जो रूलर था उसको टाइटल मिला हुआ था निज़ाम का, जो दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट मैन था दुनिया का। और निज़ाम ये चाहता था कि वो इंडिपेंडेंट रखे, तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का साइन करा नवंबर 1947 के अंदर, एक साल के लिए। अब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या होता है? ऐसा एग्रीमेंट कि इसे बोलते हैं कि ठहराव एग्रीमेंट एक तरह से, यानी कि गवर्नमेंट ने इसे ये कहा होगा कि हम एक बार बाकी स्टेट्स को मिला रहे हैं और आप आराम से एक साल रुको, फिर हम आपको ऑटोनोमस दे देंगे। इस तरह से एक तरह से मीठी गोली दी गई थी इसे, एक साल के लिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करा गया। लेकिन उसी टाइम पीरियड में आपको पता है ये जो निज़ाम था इसका रूल थोड़ा सा अच्छा नहीं था, इसका रूल ऑप्रेसिव रूल था। खास तौर से जो तेलंगाना रीजन के जो पीजेंट्री लोग हैं उन्होंने इसके अगेंस्ट में एक तरह से रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये उनके ऊपर हार्श टाइप के टैक्स लगा रहा था, हार्श इसका रूल कर रहा था। तो उन लोगों ने इसके अगेंस्ट में क्या करा, मूवमेंट करना शुरू कर दिया। जब मूवमेंट इसके अगेंस्ट में करा तो उन्होंने आवाज़ उठाई कि हमारी हेल्प की जाए, तो उसमें वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस है उन्होंने उस मूवमेंट में साथ दिया। तो निज़ाम ने इस मूवमेंट को दबाने के लिए, उस पीजेंट्री मूवमेंट को दबाने के लिए अपनी पैरा मिलिट्री फोर्स को भेज दिया जिसका नाम था रजाकर्स। और वो रजाकर्स एट्रोसाइड्स कर रहे थे लोगों के ऊपर, खास तौर से हिंदूज के ऊपर, उनको मर्डर कर रहे थे, मैम्ड कर रहे थे, रेप कर रहे थे और उनको लूट रहे थे, नॉन मुस्लिम के ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी आर्मी को भेजा और उसके प्रति एक्शन लिया और सितंबर 1948 में उसे इंडिया में मिला लिया। यानी कि एक साल का ये जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था उसकी खत्म होने से पहले पहले इसे इंडिया में मिला लिया गया। तो इस तरह से इसे इंडिया में मिलाया गया और एक बहुत बड़ा पार्ट हमारे इंडिया में मिल गया। कुछ दिनों तक फाइट चली हैदराबाद के साथ हमारी इंडिया की गवर्नमेंट का। अब बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर के महाराजा ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। मणिपुर महाराजा ने हालांकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया, यानी कि इंडिया का पार्ट वो रहेंगे लेकिन अपने मणिपुर के अंदर ऑटोनोमस गवर्नमेंट बनाएंगे। और ये पहला ऐसा स्टेट था, मणिपुर हमारा पहला ऐसा एरिया था जिसने क्या करा, पब्लिक की ओपिनियन या उनके प्रेशर में आके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना लिया अपने आप को जून 1948 में। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि यहाँ पे इलेक्शन करवा दी, यहाँ की असेंबली बनवा ली और इलेक्शन भी जो करवाई वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे करवाई। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे फर्स्ट पार्ट हमारा यही था जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे वोटिंग हुई, यानी कि 18 साल से ऊपर का कोई भी वोट कर सकता है। आज के टाइम में, उस टाइम में 21 ईयर की था वो,
ठीक है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता था कि अगर इसको आज अंदर नहीं मिलाया गया तो आने वाले टाइम में ये इंडिया में नहीं मिलेगा, और इसको देख के कोई और जो स्टेट है वो भी ऑटोनोमस की डिमांड कर देंगे। तो इस तरह से तो इंडिया के स्टेट है वो इंडिया से अलग होते जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीक्रेटली क्या करा, एक साइनिंग जिसको बोलते हैं मर्जर एग्रीमेंट पे साइन करवा लिया मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र से सितंबर 1949 में। हालांकि जब ऐसा करवाया तो बहुत सारी जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने इसका अपोज करा, कुछ टाइम तक उन्होंने विरोध करा था उनका, लेकिन फाइनली ये इंडिया में मिल गया था। तो ये कहानी है हमारी मणिपुर की। अब बात करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की क्या कहानी रही। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की कहानी के बारे में जिक्र करते हैं कि 1920 के अंदर नागपुर सेशन हुआ था, जिसके अंदर कहीं ना कहीं ये डिसाइड हो गया था कि भाई जब भी अपना देश इंडिपेंडेंट होगा हम अपने जो स्टेट बनाएंगे वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाएंगे। लेकिन जैसा ही पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बाद में हमारे लीडर्स को ये डर लगने लग गया कि हो सकता है अपने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना दे तो कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और एक लैंग्वेज के बेसिस से स्टेट बनने से दूसरे लैंग्वेज वाले आपस में अपोज करने लग जाए और ऐसे देश हमारा टूट ना जाए। लेकिन इसीलिए फिर जब ये जब माहौल चल रहा था तो उसी टाइम पीरियड में आपको पता है सबसे पहले मूवमेंट जो करा था विशाल आंध्रा मूवमेंट नाम से जो करा था पोटी श्रीरामल्लू ने। ये मूवमेंट करा और उन्होंने डिमांड करी कि मद्रास से हमें एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए, आंध्र प्रदेश नाम से सेपरेट स्टेट बना दिया जाए। इसके लिए ये 56 डेज तक फास्ट पे रहे, इनफिनाइट फास्ट पे, और फाइनली जब इनकी डेथ हो जाती है तो वहां पे काफी दंगे होते हैं। इन दंगों को देखते हुए फाइनली दिसंबर 1952 में पीएम ने अनाउंस कर दिया कि आंध्र प्रदेश एक अलग से स्टेट है। तो लैंग्वेज के बेसिस पे हमारा फर्स्ट स्टेट कौन सा बना, आंध्र प्रदेश बना, 1952 में बना। यहां के लीडर कौन थे जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड करा, विशाल आंध्रा मूवमेंट को, पोटी श्रीरामल्लू। कितने डेज तक ये भूख हड़ताल पे रहे, 56 डेज तक ये रहे, आपको याद रखना है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रयास करा कि हमें कुछ ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जो ट्राई करे कि हमें स्टेट किसके बेसिस पे बनानी है वो पता लगे। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को बनाया गया 1953 के अंदर, और फाइनली इसने कहा कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने हैं, और इसने अपनी रिकमेंडेशन दे दी 1956 के अंदर, यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हो गया 1956 में, जिसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बना के दे दिए। तो इस तरह से हमारे बने स्टेट, इस तरह से हमारे सामने ये स्टेट बन के निकले। तो अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि शुरुआत में कौन सा स्टेट किसके अंदर जोड़ा गया और उसको कब बाहर निकाला गया, यानी कि एक अलग से सेपरेट स्टेट बनाया गया, इंपॉर्टेंट है। तो पहले एक बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, 1960 में बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात को अलग स्टेट बनाया गया। सेम ऐसे ही 1966 में पंजाब से निकाल के हरियाणा और हिमाचल प्रदेश स्टेट को उनसे सेपरेट करा गया, और 1972 के अंदर मेघालय से असम से मेघालय को कार्ड आउट करा गया, यानी कि असम से निकाल के मेघालय को बनाया गया 1972 में, और मणिपुर और त्रिपुरा भी 1972 के अंदर ही बने। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर के पहला ऊपर का टॉप स्टेट और लास्ट स्टेट दोनों एक साथ ऐसे याद रखो कि 1987 में बने। नागालैंड को 1963 के अंदर बनाया गया, और 2000 ईयर के अंदर 3 स्टेट बने थे। छत्तीसगढ़ को बनाया गया मध्य प्रदेश से सेपरेट करके, उत्तराखंड को बनाया गया यूपी से अलग करके, झारखंड को बनाया गया बिहार से अलग करके, ये आपको याद रखना है। और लास्ट जो स्टेट बना था वो बना था हमारा तेलंगाना 2 जून 2014 को। तो इस तरह से हमारे टोटल 29 स्टेट हो गए थे। लेकिन बाद में आपको पता है 2019 के अंदर जब बीजेपी की गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि जम्मू कश्मीर है वो एक स्टेट नहीं रहेगा, वो यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा, और उसको 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो ये होता है हमारा चैप्टर, इसी के साथ कंप्लीट। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। वन शॉट वीडियो से मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर कवर करवाने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लगे तो सपोर्ट करें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको चाहिए नोट्स तो मेरे से नोट्स के लिए आप मेरे से कमेंट करके मांग सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर दूंगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। तो ठीक है, अभी मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।